जमीन को खरीदने के बाद अगर जमीन कब्जा हो जाता है, मान लेते हैं ये जमीन को खरीदा गया, बाद में क्या होता है कि जमीन को कब्जा कर लिया गया, तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जमीन अगर आप खरीदते हैं तो जमीन किसके नाम से खरीदते हैं? जमीन आप अपने नाम पर खरीदते हैं। आप यदि कहेंगे कि इस जमीन को खरीदने में पैसा हमने लगाया और दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदा, यानी इसमें पैसा तो आपका लगा लेकिन आप जो खरीदे हैं वो दूसरे के नाम पर खरीदे हैं, तो इस जमीन का जो मालिकाना हक होगा, मालिकाना हक की अगर हम बात करें तो पैसा लगाने वाला का नहीं होगा। पैसा लगाने वाला पहले ये साबित करे कि उन्होंने पैसा लगाया। मालिकाना हक जो कानूनी तौर पर होगा वो उन्हीं का होगा जिनके नाम पर संपत्ति को खरीदा गया। यानी आप कह सकते हैं जिनके यहां पर जो नाम से रजिस्ट्री जो है कराया गया, जमीन की रजिस्ट्री हुई, जिसके नाम से सैलरीड है, वही क्या होगा? संपत्ति का मालिक होगा। अब यानी जो व्यक्ति के पास वर्तमान में मालिकाना हक है, अब उसकी संपत्ति, वो जो संपत्ति आपने पैसा लगाया लेकिन जिसके पास अभी मालिकाना हक है, अब उससे संपत्ति कोई ले लेता, कोई कब्जा कर लेता या कुछ भी कर लेता है, तो आप उस पे कानूनी तौर पर दावा नहीं कर सकते कि आपके पास कोई ये प्रूफ नहीं है कि इस संपत्ति को खरीदने में आपने पैसा लगाया। आप इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। समस्या है, ये कह रहे मेरे दादाजी ने एक जमीन खरीदी जिसको शिव मंदिर के नाम से खरीदा, तो अगर कोई मंदिर के नाम पर है या कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो ट्रस्ट का भी जो है स्वामी होता है, ठीक है, ट्रस्ट के भी जो एक मेन लीडर होते हैं। तो वो अगर मान लेते हैं खरीदा, पर पैसे आपके दादाजी ने लगाए लेकिन उस जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया। देखें, कब्जा करना वो जो पूरा एक तरह से जिसके नाम से खरीदा गया है, अगर उस पर किसी का कब्जा है तो आप उसको खाली करवाने के लिए कोर्ट में जो है आप याचिका दायर कर सकते हैं कि ऐसा किया गया, किसी ने कब्जा किया गया। यदि वह जमीन किसी गद्दी या मंदिर में चली जाए तो उनसे कब्जा हट जाएगा, उसका कोई समाधान है। बिल्कुल देखें, अगर मान लेते हैं कोई मंदिर के नाम से है, मंदिर के नाम से प्रॉपर्टी अगर खरीदा गया है, कोई ट्रस्ट के नाम से अगर मान लेते हैं खरीदा गया है, तो कानूनी तौर पर इसके लिए देखें, खास करके आप इस तरह का कब्जा जो है, जो कि एक तरह से कोई निजी विवाद नहीं है, कोई पारिवारिक विवाद नहीं है, तो आप जो है जिला कलेक्टर के पास, जिला अधिकारी के पास भी जो है आप आवेदन दे सकते हैं और साथ में उस व्यक्ति, जो व्यक्ति कब्जा किया है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। अगर ये मामला यहाँ से हल नहीं होता है तो फिर आप कोर्ट में जाकर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं, उसको नोटिस भी भेज सकते हैं कि वो जमीन ठीक है, उस जमीन से आपको भी किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ आप उसको क्या कर रहे हैं, उस जो कब्जा किया गया है उस अतिक्रमण को हटवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल हटेगा वो। सवाल है, सर हमने किसी की जमीन खरीदी और उसका मुआवजा उसके अकाउंट में पहुंच गया, जमीन जो है देखें भूमि अधिग्रहण में फंस रहा था, हमारे पास पक्की रजिस्ट्री भी है उस जमीन की, और इस स्थिति में क्या करें? देखें, अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है तो ये भूमि अधिग्रहण में उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाने का वजह यह है कि आपने जमीन का म्यूटेशन नहीं करवाया। म्यूटेशन अगर आप करवा लेते तो आपका नाम होता कि जो सरकारी दस्तावेज है, जो राजस्व का यहाँ पर दस्तावेज है, ठीक है, तो उसमें आपका नाम क्या होता? दर्ज हो जाता। तो आपका नाम अगर दर्ज हो गया तो उसके अकाउंट में नहीं जाता। अभी जो है, अब आपको एसडीएम को क्या करना है? आवेदन देना है, और आवेदन में सारा बात स्पष्ट करना है कि जमीन की आपने रजिस्ट्री तो करवाई, लेकिन अब ये रजिस्ट्री करवाने के बाद जो पैसा है उसके अकाउंट में चला गया, उसको नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि जमीन ने जब तुम बेच दिए हो जमीन को, या तुम्हारे पिता बेच दिए हैं, तुम्हारे दादा बेच दिए हैं, तो आखिर ये जमीन का मुआवजा तुम कैसे ले लिए? तुमको तो लेना ही नहीं चाहिए। तो अगर ये फर्जीवाड़ा कोई किया है तो ये तो उससे पैसा वसूला जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अब तो प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, इसलिए कि अब तो जो व्यक्ति है वो अपने खाते में पैसा ले लिया, अब तो उससे पैसा वसूलना है। अब ये मान लेते हैं ठीक, आप एसडीएम को आवेदन देते हैं और वो आपकी जो है प्रक्रिया को नहीं सुनते हैं, तो फिर आप जाएंगे, आप किसी वकील के माध्यम से जो है कोर्ट जाएंगे,
केस फाइल करेंगे। और केस फाइल आप जो है एक तरह से उस व्यक्ति के भी ऊपर करेंगे और जो सरकार के अधिकारी जो हैं उनके पास भी नोटिस भेजा जाएगा, उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। सवाल है सर, हम 4 भाई हैं, एक भाई ने जमीन बेच दिया है 30 साल पहले, हम बाहर काम करते हैं, जब वो गुजर गए तो हम जो है यहाँ पर पहुंचकर जो है खेत कोई और जोत रहा था तो उसने बोला कि हम खरीद लिए हैं, जबकि हमें पता नहीं है क्या करें। देखें इसमें क्या होता है कि अगर कोई ये जमीन का जो टुकड़ा है, अब इस टुकड़ा ये जमीन है, इस जमीन में अब 4 हिस्सेदार हैं, तो 4 हिस्सेदार में एक भाई ने जमीन बेच दिया 30 साल पहले जो है, अब बाहर काम कर रहे थे, तो अब इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। 30 साल भी अगर हो गया है, बंटवारा नहीं हुआ किसी प्रकार का आपका जमीन का, तो आप बाहर काम कर रहे थे, जानकारी नहीं थी, बाहर रहते थे, आपको लगा कि परिवार है, ज्वाइंट है, बंटवारा तो हुआ नहीं है, मामला अब जो है आपको सिविल कोर्ट में तरह से आप जाएंगे, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि हम बाहर काम करते थे और मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे इसमें शेयर नहीं मिला, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे भाई के द्वारा जो है बेच दिया गया। देखें मामला तो बहुत पुराना है, इसमें हो सकता है कि मान लेते हैं ये जमीन को देखा जाएगा कि किस प्रकार की जमीन है, इसके एवज में कहीं और आपका जो हिस्सा है अगर वो देने से ये इसकी भरपाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। और ये रजिस्ट्री जो एक तरह से उतना कैंसिल हो सकता है, यानी जो व्यक्ति बेचा है जमीन वो अपना सिर्फ हक बेच सकता है, वो अपना शेयर बेच सकता है। तो इसमें आपको नोटिस जो है, अगर आप अकेले हैं फिलहाल, जैसे क्या होता है 4 भाई हैं तो अभी चारों भाई को नोटिस जाएगा और साथ में जो एक खरीदार है ना, खरीदार को भी नोटिस एक तरह से कोर्ट से जाएगा, उसको भी जवाब मांगा जाएगा, वो व्यक्ति भी अपना जवाब देगा कि उन्हें पैसा दिया और प्रॉपर्टी को खरीद लिया। और भाई जो है वो भी देखना होगा कि वो किसके सपोर्टर में है, वो हिस्सेदार है, और अगर एक ने बेचा है तो बाकी और जो 2 भाई हैं अगर वो आपके सपोर्टर में रहेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर वो उस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी बेचे हैं तो फिर आपके लिए आप ये समझ सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट है। तो इन सभी जो प्रक्रिया के तहत आपको जाना होगा और प्रक्रिया के बाद वो डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर कि किसके पक्ष में फैसला होता है, कि डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं बोल दें आपको कि नहीं ठीक है, जो आपके पक्ष में फैसला होगा, इसलिए कि ये जो सभी सिचुएशन सारे तथ्य हैं, सारे तथ्य को देखने के बाद जो भी जजमेंट होना, लेकिन आपको अब ये प्रक्रिया के तहत जाना होगा और आप प्रक्रिया के तहत जाएंगे तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को हासिल कर पाएंगे। सवाल है सर, मैंने एक जमीन खरीदा, उसमें सब कुछ सही है, जमाबंदी नंबर, रसीद, रजिस्ट्री, कागज भी सही है, सब कुछ सही होने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा, कर्मचारी जमाबंदी नंबर का बहाना बना रहे, जबकि मेरे रजिस्ट्री में वही जमाबंदी नंबर है जो बेचने वाले की रसीद में है। तो ये दोनों अगर सेम है तो साथ में एक तरह से जो कर्मचारी के पास जो एक तरह से रजिस्टर्ड है उसमें भी आप जाकर मिलान करके देख लें कि उसमें क्या जमाबंदी नंबर लिखा हुआ है, और ये सभी अगर है तो आपका म्यूटेशन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट होगा तब तो फिर आप जाकर एक तरह से ठीक है, कर्मचारी मान लेते हैं ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनको जाकर आप डायरेक्ट स्पष्ट बता दें, जो भी राजस्व अधिकारी है उनको भी आवेदन दे दें कि कर्मचारी के द्वारा जो है जब सब कुछ सही है तो हमको उसका बहाना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका म्यूटेशन जब गलत रहेगा तो गलत के लिए अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पर सारा कुछ सही है तो आपका म्यूटेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल है सर, मेरे दादाजी की जमीन है और दाखिल खारिज ने अपने जीवन में जो एक तरह से वकील से वसीयत बनाया है, तो क्या है ना, ये दादाजी ने ये कह रहे जमीन का जो है वसीयत बना लिया है, ठीक है, तो मेरे पिताजी उस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। तो दादाजी का जमीन है और दादाजी ने अपने एक तरह से जीवन में ही अगर वसीयत तैयार कर लिए हैं तो वो वसीयत जो है अगर दादाजी का एक तरह से दादाजी का अगर जो है अर्जित संपत्ति है, अर्जित अगर संपत्ति है तो कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है।
लेकिन अगर ये दादाजी का जो है, दादाजी का पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, मतलब दादाजी को भी अपने पिता और दादा से प्राप्त संपत्ति है, तब ये जो वसीयत है ना, वसीयत वो मान्य ही नहीं होगा, मान्य ही नहीं होगा। पैतृक संपत्ति का जो वसीयत है वो नहीं किया जा सकता है। वो तभी संभव है जब आप अपने में अपने हिस्से की प्रॉपर्टी, अपना टाइटल जो है आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगला सवाल है, सास के नाम पर जो है ना, सास के नाम से घर है तो कैसे पति के नाम पर होगा। देखें, सास के नाम अगर घर है, ठीक है, तो ये सास की अगर मृत्यु हो जाती है, सास की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पति के नाम जो है वो ट्रांसफर होगा, है ना। अगर मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हो जाती है तो पति के नाम जो है वो होगा। अगर मृत्यु नहीं हुई है तो सास की सहमति से होगा, अगर सास जीवित है, और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि पति के नाम पर हो जाए और सास को उसमें, आपके सास को ऑब्जेक्शन भी है, वो नहीं चाहती है, तो ये नहीं होगा। यही पूरा प्रक्रिया है। अब ये है कि करवाए, वो नहीं दे रही हो तो वो नहीं अगर दे रही है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। वो उनकी मृत्यु के बाद, अभी आपको तब फिलहाल जो है शांत रहने की जरूरत है, और उनकी मृत्यु के बाद आप कानूनी तौर पर दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैंने अपने जमीन को अच्छे से चेक किया वेबसाइट पर जाकर, तो मेरे परदादा का नाम के साथ साथ और 3-4 लोगों का नाम है, मेरे दादा का नाम भी उसमें शामिल है, पर मेरे दादा का नाम सेकेंड लिस्ट में शामिल है और हम लोगों को उस जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला है, तो क्या राय। बिल्कुल वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके दादा का नाम जो है, नाम अगर दर्ज है, तो उसको जो है आप उस पर पार्टीशन का दावा कर सकते हैं, और आपका दादा का जितना भी शेयर होगा, जो डिटेल आपने चेक किया है, तो आपका दादा का जितना भी शेयर होगा आप उसको कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर नाम है और उसका शेयर आपको नहीं मिला है तो आप जो है एक तरह से उसके लिए अपना दावा, अपना पार्टीशन जो आपका शेयर है उसका दावा कोर्ट से कर सकते हैं और अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।